वह लड़ाई के बीच में ही अचानक होश में आता है और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। वह फिर से एक एकेडमी रिक्रूट बन चुका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन उसके पीछे जो एक ह्यूज शैडो उभरता है वह उसे सोचने तक का टाइम नहीं देता। जिस पर यान बड़ी मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है और सीधा उड़ते हुए दीवार से जा टकराता है। यह पंप्ड अप गाय, जिसका नाम रोमन है, किसी को भी उसे इग्नोर करते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, खासकर तब जब वह यहाँ सिर्फ एक लो रैंक्ड रिक्रूट को पीटने आया था जिसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी यान पागलों की तरह मुस्कुराता है, क्योंकि उसे फील हो चुका होता है कि वह पास्ट में वापस आ गया है। और वह रोमन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता है। वह कहता है कि रोमन को 40 साल की उम्र में भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। यह सुनते ही रोमन पूरी तरह भड़क जाता है और पागल की तरह आगे रश करता है, लेकिन वह सिर्फ हवा में पंच मार पाता है, क्योंकि यन आराम से उसके सारे स्ट्राइक्स डोडच करता जाता है। और फिर अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है, जिस पर हमारा लड़का हल्के से उसकी स्टमक पर पंच करता है। इसका असर ऐसा होता है कि रोमन गुड़िया की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। रोमन समझ ही नहीं पाता कि यान के पास इतनी पावर कैसे है, और वहीं पास आउट हो जाता है। इस पूरी फाइट को दूर से एक हाई रैंकिंग सोल्जर देख चुका होता है। इसके बाद यान फिर से अपने काम में लग जाता है, एक लोएस्ट रैंकिंग रिक्रूट की तरह अलग अलग तरह का ट्रैश और बॉक्सेस उठाते हुए। लेकिन जैसे ही वह एक डार्क कॉर्नर के पास पहुंचता है, उसे एक एम्बुश से किलिंग इंटेंट फील होती है। इसके बाद भी वह आगे बढ़ता है, यह देखने के लिए कि आखिर वहां कौन उसका इंतजार कर रहा है। वह वही लड़की निकलती है जो पहले भी सामने आ चुकी थी। वह जानना चाहती है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वह अपनी रियल स्ट्रेंथ क्यों छुपा रहा है। जिस पर यान बेवकूफ बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह किस बारे में बात कर रही है। तभी वह लड़की बताती है कि उसने ग्रेट सोर्ड के पास हुई उसकी फाइट देखी थी और उसका वन इन पंच साफ साफ देखा था, जिसने उस आदमी को उड़ा दिया। फिर भी यन ये कहकर नाटक करता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि एक इन पंच होता क्या है। जिस पर वह लड़की अचानक से एक स्ट्राइक लॉन्च कर देती है ताकि यन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखा दे। यन उस अटैक को साफ देख लेता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसे झेल लेता है। जमीन पर कांपते हुए वह उससे पूछता है कि उसने बिना वजह उसे क्यों मारा, जबकि वह पहले ही कह चुका था कि वह किसी और को समझ बैठी है। वह इतना सब जानबूझकर कर रहा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे लेकर किसी को शक हो। दरअसल रिग्रेशन से पहले यान एक स्पेशल फोर्सेस कमांडर था, जिसने अकेले ही एम्परर के एलाइट गार्डियंस को वाइप आउट कर दिया था। उसने उस वर्म को डिलीट कर दिया था जिसे एम्परर ने उसे पपेट की तरह कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर डाला था, और वह उस डैम एम्परर को ऑलमोस्ट मार ही चुका था। लेकिन आखिर में एम्परर ने एक सोर्ड सीधे उसके दिल में फेंक दी और वह मर गया। और अब वह फिर से इसी स्पेशल फोर्सेस एकेडमी में वापस आ चुका है, जहां उसका गोल है एस्केप करना और अपनी रिवेंज पूरी करना। अब रिग्रेशन के बाद वह फॉर्मर कमांडर बड़े बड़े वेस्ट वाटर के बॉक्सेस उठाते हुए अपनी हालत को कोसता रहता है। बात करें किस्मत की, तो जहां वह पहले स्पेशल कमांडर था, अब उसे प्यूरिफिकेशन स्क्वाड का क्लीनर बना दिया गया है। इसके उलट स्पेशल टास्क फोर्स में करीब 1000 ट्रेनी सोल्जर्स मौजूद होते हैं। इस जगह पर जहां हर कोई स्ट्रांग बनने के लिए एक दूसरे को मारता है, रोज औसतन 3 से 4 लोग मर जाते हैं, और जो खाली जगह होती है वह या तो किडनैपिंग से या फिर वॉलंटियर्स से भर दी जाती है। ये ट्रेनिंग ग्राउंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में मौजूद ड्रैगन्स डेन होता है, जिसके अंदर एक लैबिरिंथ जैसा डंजन बना हुआ है। यहाँ हर ट्रेनी सोल्जर को एक नंबर दिया जाता है जो उसकी स्किल के हिसाब से डिसाइड होता है। वे टेस्ट्स और कंपटीशन के जरिए रैंक्स ऊपर चढ़ सकते हैं। यह एक पिरामिड सिस्टम होता है जहां नंबर जितना ऊपर ट्रीटमेंट उतना बेहतर। इसी सिस्टम से ट्रेनीज को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाता है ताकि वे एक दूसरे को नीचे खींचे और कुचलते रहें, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह, जहां स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावर के लिए स्ट्राइव करते हैं और वीक कुचले जाते हैं। ऐसे सिस्टम में 900वां बैच का लोएस्ट रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर होना जिंदा रहने के लिए बेहद मुश्किल होता है। रिग्रेशन के बाद यान को वही लोएस्ट रैंक मिलता है जिसे मर जाने पर भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। वैसे इन लोगों को मोस्टली लेबर या दूसरों की ट्रेनिंग में यूज किया जाता है। यान खुद को लकी मानता है कि उसे सिर्फ लेबर करना पड़ रहा है और वह अटेंशन का सेंटर नहीं है। अचानक कोई उसे जोर से धक्का देता है और उसके हाथ से सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं। घबरा कर वह पूछ बैठता है कि क्या सामने वाले की आंखें नहीं हैं, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सामने हाईएस्ट रैंक
सोल्जर्स खड़े होते हैं। इस पिरामिड में सबसे ऊपर रहने वाले ट्रेनी सोल्जर्स ही हाई रैंक्ड सोल्जर्स होते हैं, जो एम्पायर के नोबल फैमिलीज के सक्सेसर्स होते हैं। ये नोबल्स एम्परर के प्रति लॉयल्टी दिखाने, फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने और दूसरी फैमिलीज को चेक में रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में उनकी लाइफ काफी कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा उन्हें इंसेक्ट जैसे चिप्स भी नहीं डाले जाते, क्योंकि नोबिलिटी का प्रिविलेज ही उन्हें प्रिजनर बना देता है। हाई रैंक ट्रेनीज अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं और उसके बेनिफिट्स लेते रहते हैं। इन टॉप ट्रेनीज में हमेशा 3 लोग टॉप 3 में रहते हैं: लेना बेओल्फ, क्रूअल ड्वाइट और कैशासा एवरेन। बास्टर्ड क्रूअल, जो दिखने में ही इविल लगता है, लेना से पूछता है कि वह ऐसे ट्रैश से अपोलोजाइज क्यों कर रही है। यान को ट्रबल का अंदेशा होने लगता है जब क्रूएल ड्वाइट साफ कह देता है कि वे दोनों एक जैसे स्टेटस के नहीं हैं, भले ही एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हों। वह यान जैसे कॉमनर का मजाक उड़ाता है और उसे लोएस्ट ऑफ द लोअर रैंक्स कहता है। स्कॉफ करते हुए क्रूएल उसके रैंक नंबर 974 को देखता है और सोचता है कि शायद यान इतना लो नंबर वाला है कि समझ ही नहीं पा रहा। यान चुपचाप अपना गुस्सा निगल जाता है, हालांकि अंदर ही अंदर वह उसका सिर 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। जब वह नोबल लगातार बकवास करता रहता है, यान पेशेंस के साथ डील करता है और अपोलोजाइज करता है, ये कहते हुए कि उसे सामने वाले पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन क्रूअल सिर्फ अपोलॉजी से खुश नहीं होता और कहता है कि बेगिंग करना जरूरी है। वह यान को जमीन पर घुटनों के बल गिरने को मजबूर करता है। यान के दिमाग में वह उसे 100 बार मार चुका होता है, लेकिन फिर भी खुद को रोक लेता है। क्रूएल उसे वॉर्न करता है कि अगली बार केयरफुल रहे। वहीं कैशा, जो थोड़ी एम्पैथेटिक लगती है, बॉक्सेस उठाती है और यान से अपोलोजाइज करती है। टॉप रैंक्ड सोल्जर्स के जाने के बाद यान को राहत मिलती है, क्योंकि उनकी रैंक ऑब्सेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही फायदा उसे मिलेगा। आगे बढ़ते ही यान रुक जाता है, क्योंकि उसे एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लस्ट फील होती है, जो एम्बुश का इशारा होती है। वह पहले सोचता है कि शायद रोमन होगा, लेकिन यह फीलिंग कुछ अलग होती है, इसलिए वह अनजान बनने का नाटक करता है और आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उस दरवाजे से गुजरता है, कोई कहता है कि वे उसी का इंतजार कर रहे थे और उसका रैंक भी बताता है। यान की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह देखता है कि सामने लीना बेओल्फ खड़ी है, जो टॉप रैंक नोबल सोल्जर है। इंपीरियल नाइट्स जिस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए थे, वह था ब्लू आयरन आर्म गोल्डर। उसने 11 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था और 20 की उम्र में रॉबर ग्रुप बना लिया था। उसने 23 विलेजेस और 17 गिल्ड्स पर हमला किया था। उसका आर्म, जो ओरिकालम तक को डिफ्लेक्ट कर सकता है, डर की पहचान था। लेकिन लीना बेओल्फ ने उसी आयरन ब्लू आर्म गोल्डर को अरेस्ट किया और उसका आर्म घसीटते हुए ले आई। यही एक सेंटेंस उसे इंपीरियल नाइट्स में शामिल करने के लिए काफी था। बेओल्फ डची, जो नॉर्दर्न स्नो माउंटेन रीजन को रूल करने वाली टॉप 4 नोबल फैमिलीज में से एक है। फैमिली के नाइट्स कहते हैं कि लीना में कॉन्टिनेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बनने की पोटेंशियल है, यंग सोर्ड सेंट बनने की, और वह BOAOLF फैमिली का सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट मानी जाती है। यान उसे अपने सवालों से घेरते हुए देखता है और उसे लगता है कि शायद उसने गलत इंसान को पकड़ लिया है, क्योंकि आखिर लीना बेओवुल्फ उसे क्यों क्वेश्चन करेगी। हमारा लड़का कॉशियस रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे कभी भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और न ही उसे अपना दुश्मन बनाना चाहिए। फिर भी लीना उससे उसका ऑब्जेक्टिव पूछती है और यह भी जानना चाहती है कि वह अपनी रियल स्ट्रेंथ क्यों छुपा रहा है। यह सुनकर यान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत क्लूलेस बनने की एक्टिंग करता है, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वह किस बारे में बात कर रही है। जिस पर लीना बताती है कि उसने बाय कोइंसिडेंस उसे ग्रेट सोर्ड स्टैचू के पास ट्रेनिंग करते हुए देखा था और उसे लगा कि यह लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर्स के बीच का कोई ड्यूएल है। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी आंखों पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने एक ऐसा 1 इन पंच देखा था जो बाकी सबके मुकाबले बिल्कुल आउट ऑफ लीग था। इसके बाद लीना हमारे लड़के से पूछती है कि इतनी स्किल्स होने के बावजूद वह अब भी लो रैंक्ड ट्रेनी क्यों है। उसी पल यान को रियलाइज होता है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर गलती कर दी है, इसलिए वह इनोसेंट बनने का नाटक करता है और लीना से पूछता है कि आखिर यह 1 इन पंच होता क्या है। इंपीरियल नाइट यह कहती है कि शायद उससे ही कोई मिस्टेक हो गई हो, और जैसे ही लो रैंक नाइट यह मान लेता है कि अब वह बात यहीं छोड़ देगी, तभी लीना हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन अगली ही सेकंड वह 1 इन पंच मारने चली जाती है। यान उसके मूवमेंट्स को साफ देखता है और फील करता है कि यह एक हाईली इमोशनल अटैक है, इसलिए वह फैसला करता है कि वह एक बेबस कॉमनर की तरह बिहेव करेगा, जिसे किसी नोबल ने अनफेयर तरीके से पीट दिया हो, ताकि
ताकि उसके अंदर का गिल्ट जाग जाए। और उसके पर्सनालिटी को देखते हुए यान को यकीन होता है कि अगर वह अटैक झेल ले तो उसे किसी भी तरह का शक नहीं होगा। यान अटैक ले लेता है, जिस पर लीना को तुरंत बुरा लगता है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वह उससे सॉरी कहती है और उसका सामान उठाने में मदद करने की ऑफर करती है। जैसे ही वह उससे पूछती है कि वह बॉक्सेस कहाँ ले जा रहा है, यान थोड़ा अपोज करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती और फिर भी मदद करने लगती है। साथ ही वह उससे कैजुअली बात करने को कहती है क्योंकि वे दोनों ट्रेनी सोल्जर्स ही हैं। लीना को यह ऑनरेबल नहीं लगता कि कोई हाई रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर को स्लेव की तरह करे। वह कहती है कि जब वह किसी टेरिटरी की लॉर्ड बनेगी तब वह अपने इलाके में मौजूद स्लेव्स जैसे एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगी। यान को यह सब सुनकर लगता है कि वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा टॉकेटिव है और वह उसे सारे बॉक्सेस उठाने में मदद करने के लिए थैंक्स करता है। इसके बाद लीना वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन जाते जाते यह भी कहती है कि वह उम्मीद करती है कि वह गलत हो क्योंकि उसने यान की आंखों को उसके हाथ की मूवमेंट फॉलो करते हुए देखा था और वह वन इन अटैक को लेकर भी गलत साबित होना चाहती है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है और दोबारा मिलने की उम्मीद करती है। यान वहीं खड़ा सोचता रहता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वह उसे अपनी पीठ से हटा सके, और यह भी सोचता है कि क्या उसे अभी मार देना चाहिए। इस वक्त वह उसे आसानी से मार सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो पूरा बियोल फैमिली उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सिर्फ उसके परेशान करने की वजह से इतने बड़े फैमिली को दुश्मन बनाना बेवकूफी होगी, इसलिए वह पहले एस्केप पर फोकस करने का फैसला करता है। यान बाथरूम के अंदर चारों तरफ देखता है और उसे याद आता है कि जब वह स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर था तब भी कई डिजर्टर्स हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर से एस्केप नहीं कर पाए थे। हालांकि एक डिजर्टर ऐसा था जो भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन पास के फॉरेस्ट में पकड़ा गया था। हमारा लड़का उससे काफी रफ तरीके से पूछता है कि वह कैसे भागा था, जिसके जवाब में वह भी उसी टोन में बात करता है। दोनों के लिए यह चौंकाने वाली बात होती है कि एस्केप रूट थर्ड एरिया की वॉल के आगे अबैंडन टॉयलेट के फिफ्थ क्यूबिकल के पीछे था। उस क्यूबिकल की वॉल तोड़ने के बाद एक एग्जिट मिल जाता है। वह एग्जिट होल अभी काफी छोटा होता है, लेकिन अगर यान खुदाई करता रहे तो वह यहाँ से बाहर निकल सकता है। उसका प्लान है इस सिकनिंग स्पेशल टास्क फोर्स से एस्केप करना और अपनी फ्रीडम वापस पाना। हम देखते हैं कि एक अटेंडेंट हॉल से गुजरता है और ट्रेनी सोल्जर्स की प्रेजेंस कंफर्म करता है। वह ट्रेनी 974 तक पहुंचता है, जो कि यान होता है। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह मान लेता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी हमारा लड़का बता देता है कि वह यहीं है। रोल कॉल खत्म होने के बाद अटेंडेंट कैंडल्स बुझा देता है। मिशंस करते हुए यान ने यह रियलाइज किया होता है कि जितना कॉशियस होकर वह मूव करता है, सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा होता है। उसके पास सिर्फ एक चांस होगा। अगर वह एस्केप में सक्सीड भी कर गया तो परस्यूट स्क्वाड उसके पीछे पड़ेगी, जो उसके लिए बड़ी ट्रबल बनेगी, और अगर वह फेल हो गया तो उसे बाकी ट्रेनीज के लिए एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। यान को एक ऐसे कार्ड की जरूरत होती है जो अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल बन सके। उसे नहीं पता कि यह उसके करंट बॉडी के साथ पॉसिबल है या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। डार्क ड्रैगन्स ब्रीदिंग एक माना सर्कुलेशन टेक्निक जिसे सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स कमांडर्स जानते हैं, लेकिन इस वक्त यन के पास सिर्फ इसका नॉलेज है। उसका बॉडी अभी इसे फॉलो नहीं कर पा रहा। उसे अपने बॉडी पर बर्डन कम करना होता है और एक एनर्जी कोर बनानी होती है जो माना इंजन की तरह काम करे, लेकिन टाइम बहुत कम होता है और सिर्फ डार्क ड्रैगन्स ब्रीदिंग से एनर्जी कोर बनाना मुश्किल लगता है। इसलिए उसके पास एक ही और रास्ता बचता है, डिवाइन ड्रैगन्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना। यन को माना का फ्लो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा फास्ट फील होता है और उसका पूरा बॉडी माना से ओवरफ्लो करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन उसके बॉडी में घुस गया हो। डिवाइन ड्रैगन्स ब्रीदिंग फर्स्ट एम्परर की सीक्रेट टेक्निक थी, जिसने एक ही सोर्ड से कई देशों को कॉन्कर करके इस एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। यह टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि बोर्ड एम्परर खुद इसे खोजने निकल पड़ा था। यान इस टेक्निक को उसके नाम की तरह ही इमेंसली पावरफुल फील करता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि माना उसकी एनर्जी कोर से बाहर जा रही है और वह तुरंत समझ जाता है कि उसे यह रोकना होगा। वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में फेल हो जाता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि इनकम्प्लीट सीक्रेट टेक्निक के साथ एनर्जी कोर बनाना इम्पॉसिबल है। एक दिन एम्पियर ने यह सीक्रेट उसे सिखाया था। शायद वह सिर्फ मूड में था या उसे टेस्ट कर रहा था, लेकिन जो स्क्रोल उसने दिया था उसमें सिर्फ माना अब्सॉर्ब करने के इंस्ट्रक्शंस थे, माना कंप्रेस करने के नहीं। यन जानता है कि दूसरा सीक्रेट टेक्निक स्क्रोल कहाँ है, लेकिन उससे पहले उसे एस्केप पर फोकस करना होगा। अगले दिन ट्रेनी सोल्जर्स आपस में गॉसिप करते हैं कि आज यहाँ मौजूद लोगों में
से कुछ को रिलीज किया जाएगा। सब इस बात पर डाउट करते हैं, लेकिन यन सच जानता है। उसे याद होता है कि ऐसा कभी नहीं होता, और उसे यह भी पता होता है कि आज वही इंसान यहाँ आने वाला है। वह जितना हो सके उसकी नजरों से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह उसकी आवाज सुनता है जो उसका नाम पुकार रही होती है। सोल्जर्स देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर उनके सामने आ खड़ा होता है और उससे पूछते हैं कि क्या वे सच में आज घर जा सकते हैं। इंस्ट्रक्टर और वॉइस एको इस्तेमाल करता है जिसमें माना को आवाज में इन्फ्यूज किया जाता है। सोल्जर्स इंटेंस स्ट्रेंथ फील करते हैं और यन डिसबिलीफ में होता है कि ट्रेनी सोल्जर्स पर यह टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। इंस्ट्रक्टर उन्हें ट्रैश कहता है, जिनके पास ना टैलेंट है ना स्टेटस, और उनसे पूछता है कि उनके जिंदा रहने की कोई वजह है भी या नहीं। इसी बीच यान को यकीन नहीं होता कि उसे इस पागल से फिर से मिलना पड़ रहा है। ये इंस्ट्रक्टर स्पेशल टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर कमांडर टेमियन होता है। ऑरा वॉइस एको से मरे हुए सोल्जर्स को वहां से हटा दिया जाता है, जबकि कमांडर सब ऑब्जर्व करता रहता है। लो रैंक ट्रेनी सोल्जर्स उसके लिए बस टॉयज होते हैं। यान प्लान बनाता है कि एस्केप से पहले उसे किसी भी हालत में उसके बैड साइड पर नहीं जाना है, वरना उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। इंस्ट्रक्टर सोल्जर्स को बताता है कि वे सब सोसाइटी के सबसे वर्स्ट टैलेंट और स्टेटस वाले ट्रैश हैं। वो उन्हें सबको मार देना चाहता है, लेकिन एम्परर, जिसे वह हेवन से भी ऊपर मानता है, ने उन्हें एक लास्ट चांस दिया है, हरा है। ये लास्ट चांस है एक मर्सनरी प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने का। कहा जाता है कि यह प्रोजेक्ट एम्परर की प्रोटेक्शन के लिए वॉरियर्स चुनने का है, एम्पायर के ड्रैगन की रक्षा के लिए। सिलेक्ट होने वालों को ड्रैगन वॉरियर बनकर एम्परर को प्रोटेक्ट करने का ऑनर मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ट्रेनी सोल्जर्स के दिमाग में बग डालकर उन्हें ब्रेन वॉश किया जाने वाला होता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रोजेक्ट का असली ऑब्जेक्टिव एम्परर के लिए पपेट्स बनाना है, ऐसे लोग बनाना जिन्हें एम्परर के ऑर्डर के बिना खुद को मारने तक की इजाजत न हो। डायमंड ट्रेनीज को इंस्ट्रक्ट करता है कि एम्परर की मैग्नानिमस मर्सी के लिए थैंकफुल रहे, जो इतना जेनरस और कंसिडरेट है। यह सुनकर तालियां हाई रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर्स से भी ज्यादा तेज बजती हैं, जबकि यान खुद को जितना हो सके लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता है। तभी रोमन हाथ उठाता है और इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि ड्रैगन वॉरियर बनना क्या वाकई इतना ग्रेट है, और क्या उसे भी इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने का चांस मिलेगा। उसके दिमाग में यह भी चलता है कि शायद तब उसे इंस्ट्रक्टर के उस स्मैक फेस को पीटने का मौका मिल जाए, जिस पर डैमियन फिंगर फ्लिक आर्ट्स से रोमन पर अटैक कर देता है और मॉक करते हुए पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह ताना मारता है कि उसे लगा था रोमन स्ट्रांग है क्योंकि वह इतनी कॉन्फिडेंस से बकवास कर रहा था, लेकिन आखिर में वह तो एक इंसेक्ट ही निकला। ट्रेनीज रोमन को संभालते हैं, जो फेंट हो जाता है। यान सोचता है कि अगर ब्लीडिंग रोक दी जाए तो शायद वह जिंदा रह सकता है, लेकिन इस वक्त मदद करना बहुत रिस्की है। लेकिन सबके शौक के बीच रोमन फिर से उठ खड़ा होता है, दर्द में कराहते हुए। उसके साथ ही हैरान रह जाते हैं कि वह इंस्ट्रक्टर कमांडर के अटैक को झेल पाया। व्हाइट हेयर ट्रेनी इंस्ट्रक्टर को जवाब देता है और पूछता है कि अगर उनकी इंस्पेक्शन हो रही है तो क्या इंसेक्ट्स जैसे लोगों को ऐसे ही गैदर किया जाता है। वो कहता है कि फिल्थी एलिवेज में सरवाइव करने के लिए उन्होंने हर तरह का डर्टी काम किया, हर तरह की ह्यूमिलिएशन झेली, क्योंकि यही उनकी जिंदगी बचने का तरीका था। रोमन पूछता है कि क्या एम्परर या ड्रैगन वॉरियर सच में इतने इंपॉर्टेंट है, और इंस्ट्रक्टर की तरफ थूकते हुए कहता है कि वे खुद ही अपने O8 सो इंपॉर्टेंट एम्परर को प्रोटेक्ट करें। इंस्ट्रक्टर उसे टेनेशियस इंसेक्ट कहता है, ठीक कॉकरोच की तरह। वह कहता है कि उसने सुना है कॉकरोच का सिर काटने के बाद भी वह जिंदा रहता है। वह सोचता है कि क्या रोमन भी वैसा ही है, और अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक क्रिस्टल मोल दिखाई देता है। क्रिस्टल मोल एक वाइल्ड रैट की ब्रीड होती है जो माउंटेन रेंजेस के डीप अंडरग्राउंड में पाई जाती है। देखने में क्यूट होने के बावजूद यह काफी नोटोरियस होती है। इस क्रिस्टल्स अगर किसी भी चीज से हल्का सा कांटेक्ट कर लें तो चमकने लगती हैं और ब्लास्ट हो जाती हैं। डैमियन सोचता है कि यह चीज आखिर यहाँ आई कहां से। वहीं तथाकथित ब्रेव गाय रोमन फिर से फेंट हो जाता है और उसे कहीं और ले जाया जाता है। असल में यह यन होता है जिसे क्रिस्टल पुल वेस्ट होने का अफसोस रहता है। उसने इसे टॉयलेट में देखा था और साथ ले आया था, यह सोचकर कि शायद काम आ जाए, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इसे इतनी जल्दी यूज करना पड़ेगा, और अगर इंस्ट्रक्टर कमांडर को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पकड़ा गया तो उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कमांडर इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे रोमन में इंटरेस्ट दिखता है। डिसमिस होने के बाद यान राहत की सांस लेता है और रोमन को इडियट मानता है, यह जानते हुए कि वह इतना डिस्परेट क्यों है। वहीं इंस्ट्रक्टर स्मार्क करता है जैसे उसे कोई
इंटरेस्टिंग टॉय मिल गया हो। एरिया 3 में अबैंडन टॉयलेट के अंदर हम ट्रेनी सोल्जर यान को देखते हैं, जिसने गार्ड डाउन कर दिया था और मास्क भी नहीं लाया था। यह उसके एस्केप प्रिपरेशन का तीसरा दिन होता है। वह टनल खोदता है, वुडन बोर्ड से उसे सपोर्ट देता है और यही प्रोसेस रिपीट करता है। पिछले 3 दिनों से सब स्मूथली चल रहा होता है, क्योंकि माना एनहांस्ड आइस की वजह से यान अंधेरे में भी साफ देख पाता है। टनल कितना भी डार्क हो, उसे कोई इश्यू नहीं होता। पिछले 3 दिनों में यहाँ से कोई नहीं गुजरा होता, क्योंकि यह एक अबैंडन्ड बिल्डिंग है जो मैप में भी नहीं दिखती। यान को फील होता है कि वह उम्मीद से ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है, तभी उसकी नाइफ किसी चीज से टकराती है। उधर ट्रेनी सोल्जर्स बॉक्सेस ले जा रहे होते हैं और सुपरवाइजर उनकी प्रेजेंस कंफर्म करता है। जैसे ही ट्रेनी 974 यानी यन की बारी आती है, सुपरवाइजर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे उससे एक सस्पिशियस स्मेल आती है। इंस्ट्रक्टर उसे हुड को कहता है। तब पता चलता है कि उसने गलती से एक बैरल तोड़ दिया था जिसमें वेस्ट भरा हुआ था। इसी वजह से वह पूरी तरह उसमें भीगा हुआ होता है। इंस्ट्रक्टर को वह इंटेंस स्मेल नाक में चुभने लगती है और वह यन को वहां से दफा होने को कह देता है। अनॉयड होकर यन खुद को साफ करता है और सोचता है कि अब स्मेल खत्म हो जानी चाहिए। वह रिलीव्ड होता है कि किसी ने उस पर शक नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ड्रेन पाइप से टकरा जाएगा, और वह लेवल तो ड्रैगन के सोचा जैसा था। वह सोचता है कि ये लोग आखिर खाते क्या हैं, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्लान बिना किसी इशू के आगे बढ़ रहा होता है। यान अपने एस्केप के लिए डैगर, रोप और बाकी टूल्स जमा कर लेता है और उसका बॉडी भी काफी हद तक रेडी हो चुका होता है। उसे लगता है कि इतनी कम टाइम में इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से वह सच में मर ही जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं, इसलिए वह खुद को ठीक मान लेता है। जब वह आखिरी बचे काम के बारे में सोच रहा होता है, तब अनजाने में वह 2 इंस्ट्रक्टर्स की कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। उनमें से एक गेल की टंग काटे जाने की बात करता है, क्योंकि वह इंस्ट्रक्टर कमांडर के सामने हंस पड़ा था। दूसरा इंस्ट्रक्टर इस टॉपिक पर बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह सही से सांस लेने तक से डर रहा होता है। उसका साथी उसे थोड़ा और टिके रहने को कहता है, क्योंकि उसने रूमर सुना है कि इंस्ट्रक्टर कमांडर जल्द ही इस पोस्ट से हटने वाला है। यन मुस्कुराता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर कमांडर का आसपास न होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। वह ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहता। वह अबैंडन टॉयलेट का काम खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। पहला ख्याल यही आता है कि शायद लीना या इंस्ट्रक्टर कमांडर ने उसका प्लान पकड़ लिया है, लेकिन सामने रोमन निकलता है। यान को देखकर रोमन पूछता है कि वह उसे देखकर इतना डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है, और कहता है कि अगर वह उसका पीछा कर रहा है तो यह सही टाइम नहीं है। यान सोचता है कि वह उसे स्टॉकर क्यों समझ रहा है और उससे पूछता है कि क्या इतनी इंजरीज के साथ घूमना ठीक है, लेकिन रोमन स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि ये इंजरीज उसके लिए कुछ भी नहीं है। यान उसे बताता है कि उसके वूंड से खून फाउंटेन की तरह निकल रहा है, लेकिन व्हाइट हेयर्ड गाय इसे बस पिंपल बर्स्ट कह देता है। यान हार मान लेता है और उसके साथ प्ले अलोंग करता है। वह कहता है कि अच्छा है कि यह सिर्फ पिंपल है, और फिर जाने लगता है, क्योंकि उसे काम होता है। रोमन स्मर्क करता है और मानता है कि यान शायद डॉग होल खोदने में बिजी है। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि अगर इंस्ट्रक्टर को पता चल गया तो कितना फन होगा। वह यन से पूछता है कि क्या वह भी रिएक्शन देखने के लिए मर रहा है। यन जानता है कि अगर वह रोमन को यहीं खत्म कर दे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उसने डार्क कियोस 16th फॉर्म डार्क हंट तक मैनिफेस्ट कर लिया होता है उसे मारने के लिए, लेकिन वह अपने इंट्रूसिव थॉट्स को रोक लेता है और चुप हो जाता है। रोमन क्यूरियस हो जाता है कि वह कुछ क्यों नहीं बोल रहा, और सोचता है कि शायद वह इतना नर्वस हो गया है कि बोल ही नहीं पा रहा। वह समझता है कि एस्केप की कोशिश के लिए यान को सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और उसे उम्मीद नहीं थी कि यान को वह पकड़ लेगा। रोमन कहता है कि अगर यान के पास कुछ कहने को नहीं है तो कम से कम उसे बेग तो करना चाहिए, क्योंकि वह शायद ये सीक्रेट रखने पर कंसिडर कर सकता है। यान कॉन्फिडेंटली कहता है कि वह कुछ नहीं बताएगा और उसे अब भी करके दिखाने को चैलेंज करता है, लेकिन यान जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रोमन स्पेशल फोर्सेस से उससे भी ज्यादा नफरत करता है। यही वजह है कि वह पहले भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था, जबकि वह मर भी सकता था। अपने होम टाउन वापस जाने की उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ यान उससे पूछता है कि क्या वह इंस्ट्रक्टर को एस्केप रूट के बारे में बताएगा, लेकिन ऐसा होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि रोमन इस जगह से उससे भी ज्यादा भागना चाहता है। व्हाइट
व्हाइट हेयर्ड गाय मान लेता है कि यान सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और पिछली बार जब उसने उससे फाइट की थी तभी उसे यह बात वेगली फील हो गई थी। वह यह भी जानता है कि अगर यान चाहता तो उसे उसी वक्त मार सकता था और वह यहाँ खड़ा भी नहीं होता। इसके बाद रोमन आसानी से यान को बाकी ट्रेनी सोल्जर्स के बीच पहचान लेता है एक यूनिक स्मेल की वजह से। वहीं यान उसे घूर कर देखता है और अब कंफर्म हो जाता है कि यह स्टॉकर ही है और उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वह टनल खोद रहा है। रोमन बताता है कि उसके फुटस्टेप्स ने उसे पकड़वा दिया। ट्रेनिंग सेंटर ज्यादातर ग्रेनाइट से बना होता है लेकिन उसे कुछ अजीब फुटस्टेप्स दिखे थे जिनमें लाइम पाउडर लगा हुआ था। स्ट्राइड की विड्थ और साइज बिल्कुल यन जैसी थी। इसी से उसने अंदाजा लगा लिया कि यह यन ही है और उसका प्लान भी समझ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रोमन बताता है कि उसने वर्क लॉग्स भी देखे थे और पाया कि यान काफी बार यहाँ आता रहा है। व्हाइट हेयर्ड गाय यान की उम्मीद से कहीं ज्यादा शार्प निकलता है, भले ही वह दिखता वैसा ना हो। रोमन पूछता है कि क्या यह कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही यान जाने वाला होता है रोमन उससे पूछता है कि वह अपने एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बताए और यह भी कि टनल आखिर कहाँ निकलता है, साथ ही एस्केप की प्रोबेबिलिटी क्या है। यान सोचता है कि क्या वह यह सब इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वह उसके साथ एस्केप करना चाहता है, लेकिन वह अभी इसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। हालांकि यान उसे रियलिटी चेक देता है और कहता है कि उसे इसी जगह पर रहना चाहिए। वह स्किल्ड है तो करीब 10 साल में किसी बेहतर प्लान तक पहुंच सकता है। लेकिन यान उससे पूछता है कि जिन लोगों को वह प्रोटेक्ट करना चाहता है उनका क्या होगा। वे अभी अपनी सर्वाइवल भी गारंटी नहीं कर सकते, तो क्या वे लोग 10 साल बाद भी जिंदा रहेंगे। यान उसे बताता है कि सोचने का टाइम नहीं है, उसे अभी डिसीजन लेना होगा और अगर वह उसके साथ आता है तो परसों तक वे यहाँ नहीं होंगे। रोमन पूछता है कि एस्केप के बाद का प्लान क्या है। यान ने यह सब पहले से सोच रखा होता है। व्हाइट हेयर्ड गाय उसे याद दिलाता है कि उनके रैंक्स के बीच 962 प्लेसेस का फर्क है। अगर वे एस्केप करते हैं तो इंस्ट्रक्टर सबसे पहले उसी के पीछे आएगा और जैसा यान ने कहा परसों तक दोनों यहाँ नहीं होंगे क्योंकि रोमन अपनी कब्र में होगा। यान रोमन की मैनिफेस्टेशन एबिलिटी देखकर इंप्रेस्ड होता है जो इतने कम टाइम में काफी ग्रो कर चुकी है और उसे यकीन हो जाता है कि यह लड़का दिखने से कहीं ज्यादा अलग है। वहीं रोमन को कंफर्म हो जाता है कि वह कॉम्प्लीमेंट नहीं था। यान उससे कहता है कि कंप्लेन मत कर क्योंकि वह खुद भी काफी बड़ा रिस्क ले रहा है। जब रोमन पूछता है कि अब वह क्या करेगा तो यान बताता है कि उसके पास बेट को बाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। देर रात इंस्ट्रक्टर कमांडर सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करता है क्योंकि उसे एक अनाउंसमेंट करनी होती है। वह जानता है कि इतनी रात को बुलाने से लोग नाराज होंगे, लेकिन वह उन्हें पॉजिटिव सोचने को कहता है क्योंकि उसके पास गुड न्यूज होती है। यान को अगर गलती नहीं हो रही तो आज टेस्ट डिटेल्स अनाउंस होने वाली होती हैं। इंस्ट्रक्टर बताता है कि फर्स्ट टेस्ट की डेट डिसाइड हो चुकी है और टेस्ट काफी सिंपल है। ट्रेनीज को एक लोकेशन पर भेजा जाएगा और अगर वे वहां एक हफ्ते सरवाइव कर लेते हैं तो पास माने जाएंगे। फर्स्ट टेस्ट लोकेशन ब्लेड माउंटेन रेंजेस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यान ने एक्सपेक्ट किया था। यान पास्ट के एक एडवेंचरर निल्फ्रा के बारे में याद करता है। निल्फ्रा जानता था कि एक मेडिसिनल हर्ब जो उसकी माँ की बीमारी ठीक कर सकती थी ब्लेड माउंटेन रेंजेस में उगती है, इसलिए वह वहां गया था। कहा जाता है कि उसकी माँ ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। अच्छी बात यह थी कि निल्फ्रा की माँ को मरने से पहले अपने बेटे के साथ क्या हुआ यह पता नहीं चला। ब्लेड माउंटेन रेंजेस में काउंटलेस मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये एम्पायर के अंदर भी एक प्रोहिबिटेड एरिया माना जाता है। शुरुआत गॉब्लिन्स से होती है और जितना अंदर जाओ मॉन्स्टर्स उतने ही डेंजरस होते जाते हैं। रेयरली दिखने वाले लार्ज डेमी ह्यूमैंस से लेकर स्टोरीज में आने वाले ह्यूमंगस मॉन्स्टर्स तक सब ब्लेड माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जिनके बारे में दुनिया अभी तक जानती ही नहीं है। दुनिया आज भी उन्हें डिस्कवर करने में लगी हुई है और पहाड़ों के सबसे डीप हिस्से में रहने वाले मॉन्स्टर को उसी नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रक्टर कमांडर एक्साइटेड नजर आता है और सोचता है कि अगले हफ्ते तक कितने इंसेक्ट जिंदा बचेंगे। उन्हें मरते हुए सोचकर ही वह खुश हो जाता है। तभी एक और इंस्ट्रक्टर आकर उसे कुछ रिपोर्ट करता है और पता चलता है कि इंस्ट्रक्टर कमांडर के जाने का टाइम हो गया है। वह अनाउंसमेंट के बाद सोल्जर्स को डिसमिस करता है और चला जाता है। यान नोटिस करता है कि वह थोड़ा अपसेट लग रहा था, लेकिन उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि अनाउंसमेंट इतनी अब्रप्टली खत्म हो जाएगी। यान जानता है कि लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर्स के लिए बिना प्रिपरेशन ब्लेड माउंटेन रेंजेस में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाई रैंक्ड ट्रेनीज नोबल्स होते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर्स उन्हें प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करेंगे। इसी सोच में वह डूबा होता है कि तभी वह सुनता है कि बाकी ट्रेनीज उसे और दूसरे लो रैंक्ड सोल्जर्स को साइड में हटने का ऑर्डर दे रहे हैं क्योंकि मिस लीना वहां से गुजरने वाली होती है। यान को अचानक रियलाइजेशन होता है क्योंकि वह लीना के बारे में पूरी तरह भूल चुका था और दिल ही दिल में दुआ करता है कि वह उसे इग्नोर करके निकल जाए। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए नोबल सोल्जर उसके पास से गुजरते हुए धीरे से कहती है कि वह इंतजार करेगी एंटिसिपेशन के साथ। यन सोचने लगता है कि क्या वह पहले ही पकड़ा गया है और सिचुएशन उसकी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। लेकिन वह मानता है कि अब भी इस पर सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जल्द ही यहाँ से निकलने वाला है। यान रोमन से पूछता है कि उसने जो कहा था वह प्रिपेयर कर लिया या नहीं, और लगता है उसने कर लिया होता है। इसलिए यान उसे कहता है कि वह ग्रेट स्टोन सोर्ड को जी भर के देख ले। रोमन सोचता है कि वह उस अनोइंग चीज को क्यों देखे, जिस पर यान बताता है कि वह उसे कल नहीं देख पाएगा। ऐसा लगता है कि यान जानता है कि इंस्ट्रक्टर कमांडर को पहले जो मैसेज मिला था वह क्या था। वह मैसेज पैलेस से आया था जिसमें उसे फर्स्ट टेस्ट से पहले एम्परर को टेस्ट सिचुएशन की रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया था। यान पैलेस के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता लेकिन इंपीरियल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। इस तरह उसके एस्केप प्लान का एक बड़ा अननोन वेरिएबल हट जाता है। इसलिए यान को पूरा यकीन हो जाता है कि आज रात ही एस्केप होगा। इंस्ट्रक्टर यूनिट्स में ट्रेनीज की प्रेजेंस कंफर्म करता है। 931 मर चुका होता है। जैसे ही वह 974 पर पहुंचता है उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इंस्ट्रक्टर गुस्से में यान को जल्दी जवाब देने का ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कि वह उसका टाइम पीछे से एक आवाज आती है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वह मर जाता है। यान, रोमन और 2 और लोग स्पेशल मिशन टास्क फोर्स ट्रेनिंग सेंटर से एस्केप शुरू करते हैं। यान जानता है कि दूसरा गार्ड जल्द ही नेक्स्ट शिफ्ट शुरू करने वाला है, इसलिए वह जेक और टॉड को बॉडी को नजरों से दूर छुपाने का ऑर्डर देता है। रोमन ने वैसे ही 2 लोग लाए होते हैं जैसे यान ने कहा था। यान सोचता है कि क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है। व्हाइट हेड गाय को डर होता है कि कहीं यान उन्हें डीकॉय की तरह यूज ना कर ले, लेकिन यान साफ कह देता है कि अगर ऐसा करना होता तो वह रोमन से 2 लोग लाने को कहता ही नहीं। जेक और टॉड उन्हें रियश्योर करते हैं कि वे डेड वेट नहीं बनेंगे क्योंकि उनके लिए भी यह डू और डाई सिचुएशन है। यान उन्हें क्वाइट रहने को कहता है क्योंकि अगर लाइट स्लीपर्स जाग गए तो सिचुएशन मैसी हो सकती है। वे एक डोर के पास पहुंचते हैं जहां यान बताता है कि यही वजह है कि वह उन्हें साथ लाया था। वह इसे अकेले नहीं खोल सकता और यहीं पर बाकी लोग काम आते हैं। डॉर्मेट्री से अबैंडन्ड एरिया के वॉशरूम तक जाने के लिए उन्हें 2 डोर्स खोलने पड़ते हैं, लेकिन डोर खोलने के लिए अंदर लगे 2 प्रेशर प्लेट स्विचेस को एक्टिवेट करना जरूरी होता है और जो डोर एक्टिवेट होता है उसे बाहर लगे एक लीवर से फिक्स करना पड़ता है। पहले 2 लोगों को दोनों स्विचेस पर एक साथ खड़ा होना होता है तभी डोर खुलता है। इसके बाद बाकी 2 लोग अंदर से निकल सकते हैं। जो 2 लोग निकल जाते हैं उन्हें बाहर से लीवर एक्टिवेट करना होता है ताकि डोर अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाए। फिर पीछे बचे लोग भी उस डोर से गुजर सकते हैं। इसी वजह से यान कभी अकेले यहां से बाहर नहीं निकल पाया था। रोमन और जेक पीछे रुकने का फैसला करते हैं और तय करते हैं कि सिग्नल मिलते ही दोनों एक साथ स्विचेस पर कदम रखेंगे। सिग्नल मिलते ही दोनों एक साथ प्रेस करते हैं और डोर भारी आवाज के साथ खुलता है। यान उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि स्विचेस को दबाए रखें और टॉड को अपने साथ चलने को कहता है। रोमन पूछता है कि उन्हें कितनी देर तक ऐसे खड़ा रहना होगा। यान साफ कह देता है कि जब तक वह सिग्नल न दे तब तक। कुछ देर बाद व्हाइट हेड गाय का पेशेंस खत्म होने लगता है और वह सोचता है कि यान अब तक सिग्नल क्यों नहीं दे रहा। तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। रोमन को गुस्सा आता है और वह मान लेता है कि यान शुरू से ही उन्हें पीछे छोड़ने वाला था। उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगता है और वह सोचता है कि उसे यहाँ आने का फैसला ही नहीं करना चाहिए था। अचानक रोमन को यन की आवाज सुनाई देती है जो पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। उसने वेट करने को कहा था और वह इतना भी नहीं कर सका। गेट खुलता है और यान बाहर आता है। रोमन उसके मुंह पर खून देखकर उस पर सवालों की बौछार कर देता है। वह टॉड के बारे में पूछता है जिस पर यान उसे डांट देता है और कहता है कि अभी कंसर्न दिखाने का नाटक मत कर जब थोड़ी देर पहले ही गालियां दे रहा था। इसके बाद यान बताता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। दरअसल उसका सामना ग्रेट वुल्फ से हो गया था। उसे लगा था कि अगर वह स्लीपिंग पिल्स मिला खाना खिला दे तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा अनकंट्रोलेबल था और इसी वजह से उसे टाइम लग गया। रोमन वुल्फ का साइज देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या यान ने इसे अकेले ही मार दिया, लेकिन यान और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और जल्दी निकलने की बात करता है। इसके बाद एस्केप बिल्कुल प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है। अबैंडन टॉयलेट में यान ने जो पैसेजवे खोदी थी उसी से वे ट्रेनिंग सेंटर के बाहर का एरिया देख पाते हैं। वे बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल जाते हैं और आसपास किसी और की प्रेजेंस नहीं होती। यान को लगता है कि अब तक शायद उनकी एस्केप
की खबर लग चुकी होगी। परस्यूट स्क्वाड भी शायद मूव कर चुकी होती है। बाकी लोग यकीन नहीं कर पाते कि वे इतनी जल्दी निकल आए और उन्हें रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी थी। लेकिन यान ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत ज्यादा देर। काफी टाइम बाद वह बाहर की हवा में सांस ले पा रहा होता है। रोमन पूछता है कि क्या यहाँ से निकलते ही वे आखिरकार फ्री हो जाएंगे, लेकिन यान उन्हें वार्न करता है कि गार्ड डाउन मत करना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। ये शुरुआत है उस जर्नी की जिसमें सब कुछ वापस पाना है। घड़ियां लगातार चल रही होती हैं और उनके पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए यान सबको ध्यान से सुनने को कहता है, क्योंकि ये वन टाइम डिक्लेरेशन है। वह बताता है कि एट्रियन फॉरेस्ट सिक्वायर ट्रीज से बना है और एम्पायर की नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के फ्रंट के पास मौजूद है। वे एट्रियन फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें लगातार 2 दिन तक दौड़ना होगा। रोमन बीच में टोकता है और सजेस्ट करता है कि फॉरेस्ट में ही छिप जाना चाहिए, क्योंकि सिक्वायर ट्रीज बहुत टॉल होते हैं और उनके बीच छिपना आसान होगा। यान मानता है कि हाइडिंग स्पॉट्स बहुत हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उससे भी ज्यादा हैं। उसे पता है कि ट्रैकिंग हाउंड्स अभी भी उनके पीछे लगे होंगे और अगर वे छिपे रहे तो उन्हें ढूंढना बस टाइम की बात होगी। इसके अलावा परस्यूट स्क्वाड भी है जिसमें करीब 20 मेंबर्स होते हैं। अगर उनका सामना उनसे हो गया तो गेम ओवर है। इसलिए एस्केप के चांसेस बढ़ाने के लिए यान कहता है कि बस एक ही तरीका है, उन्हें अलग अलग दिशाओं में बंटना होगा ताकि परस्यूट स्क्वाड भी स्प्लिट हो जाए। अगर वे अलग रास्तों पर भागेंगे तो स्क्वाड को मजबूरी में बंटना पड़ेगा। हर किसी को परस्यूट स्क्वाड के सिर्फ 5 मेंबर्स से पीछा छुड़ाना होगा, जिससे एस्केप के चांसेस बढ़ जाएंगे। रोमन को यह आइडिया बेवकूफी लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह पेट बन जाएगा और सब उसी के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि वह हाई रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर है। यान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तभी तो उसे आधा अधूरा ट्रेनिंग करना चाहिए था, लेकिन वह जानता है कि अगर चारों साथ रहे तो वे पकड़े ही जाएंगे। इसलिए ऐसा करना जरूरी है ताकि कम से कम एक तो बच सके। यन साफ कह देता है कि वे चारों अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे और उसे लगता है कि अब कोई सवाल नहीं बचता। लेकिन व्हाइट हेयर्ड गाय एक बात नहीं समझ पाता और बेकार के जोक्स मारता है जिन पर हंसने का मन भी नहीं करता। यान उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि जेक और टॉड उसे थैंक्स कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर यन ना होता तो वे उस भयानक जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाते। जेक अपना हुड उतारता है और कहता है कि वह फ्यूचर में यान का एहसान जरूर चुकाएगा और बाद में ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने की उम्मीद रखता है। यान, जो जेक को अब तक एक नॉर्मल ट्रेनी सोल्जर समझ रहा था, यह जानकर सरप्राइज्ड होता है कि उसके भी यहाँ से भागने के अपने रीजंस रहे होंगे। रोमन जेक की फ्यूचर मीटिंग वाली बात से अग्री नहीं करता और साफ कह देता है कि वह उनसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। यान उसे देखता है और कहता है कि वह काफी कोल्ड हार्टेड है, भले ही कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा था। व्हाइट हेयर्ड गाय समझ जाता है कि उसे गलत समझा गया है और एक्सप्लेन करता है कि अगर वे दोबारा मिले तो मतलब होगा कि वे पकड़े जा चुके हैं, इसलिए वह बस यही चाहता है कि सब सेफली निकल जाए। यन फिर से उस लेम गाय को घूरता है और सोचता है कि क्या रोमन भी रिग्रेस हो चुका है, क्योंकि कभी कभी वह बहुत ओल्ड बोलता है। फिर भी वह मान लेता है कि रोमन सही है और फैसला करता है कि वे दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही एस्केप मिशन शुरू हो जाता है और चारों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यान डिवाइन ड्रैगन्स ब्रीथिंग, मोबिलिटी आर्ट और विंड फ्लैप यूज करता है और सीक्वाया ट्री के ऊपर पहुंच जाता है। वह साई करता है और अपने बॉडी को प्रॉब्लमेटिक मानता है, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन्स ब्रीडिंग मेंटेन करना भी मुश्किल हो रहा होता है। भले ही टेक्निक अलग हो, लेकिन वह खुश होता है कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स की वजह से वह अपने इस कमजोर बॉडी की कमी पूरी कर पा रहा है, जिसमें माना फ्लो भी ठीक से नहीं है। फिर वह कड़वा सा हंसता है और सोचता है कि वह आखिर एक बच्चे के बॉडी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। इस वक्त उसे खुद पर दया आती है, क्योंकि वह 5th स्पेशल फोर्स का कमांडर रहा है, जिसे ट्रैकिंग, असैसिनेशन और स्पाइंग में सबसे बेस्ट माना जाता था। वह सोचता है कि क्या उसे पास्ट के स्पेशल फोर्सेस की एबिलिटी टेस्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या परस्यूट स्क्वाड से कोई कांटेक्ट हुआ है। नेगेटिव जवाब मिलते ही वह गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसे पता होता है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ना होगा, इससे पहले कि वह क्रेजी इंस्ट्रक्टर कमांडर वापस आ जाए। जैसे ही वे ये कहते हैं, कोई बोलता है कि यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो क्रेजी वाला पहले ही वापस आ चुका है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि इंस्ट्रक्टर कमांडर डेमियन लौट चुका है। सब उसे देखकर स्पीचलेस रह जाते हैं। डेमियन हंसते हुए कहता है कि ऐसी चीजें होती रहती हैं और सब ठीक है। फिर भी इंस्ट्रक्टर अपोलोजाइज करता है, लेकिन कमांडर कहता है कि लोग तो एम्परर के बारे में भी बुरा बोलते हैं जब वह आसपास नहीं होता। इसके साथ ही वह ट्रेनी सोल्जर्स डॉर्मिटरीज के इंचार्ज इंस्ट्रक्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि भागे हुए ट्रेनीज को ढूंढना उसके लिए
लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। वह कमांडर इंस्ट्रक्टर को रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि परसूट स्क्वाड उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के पकड़ लेगी, जिस पर डेमियन पूछता है कि वे ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पहले से ही एक इशू है। इतना कहते ही वह इंस्ट्रक्टर के साथ कुछ करता है और उसकी दोनों टांगे तोड़ देता है। इंस्ट्रक्टर दर्द से चीखने लगता है और यह पागल कमांडर उसे याद दिलाता है कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि वे एस्केप की प्लानिंग कर रहे थे। नहीं उसे यह पता था कि उन्होंने एस्केप रूट खोद रखा है और यह भी कि उन्होंने एस्केप के लिए जरूरी आइटम्स चुरा लिए थे। बेचारा इंस्ट्रक्टर माफी मांगता है और दूसरी चांस के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन डेमियन सख्ती से कह देता है कि उसके पास उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसे यह भी नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और इतना कहते ही वह उस आदमी को मार देता है जो आखिरी पल तक अपनी जान की भीख मांगता रहता है। कमांडर बाहर गए सभी परस्यूट स्क्वाड्स को वापस बुलाने का ऑर्डर देता है और अनाउंस करता है कि अब से वह खुद कमांड संभालेगा। एक अंडरलिंग उससे पूछता है कि क्या वह खुद पर्सनली ये सब करेगा, जिस पर डेमियन बताता है कि उसे कोई इंटरेस्टिंग इंसान मिल गया है और वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एट्रियन फॉरेस्ट में स्पेशल फोर्सेस परस्यूट स्क्वाड टीम 3 भागे हुए ट्रेनी सोल्जर्स का पीछा कर रही होती है। तभी टीम लीडर अपने मेंबर्स को रुकने का इशारा करती है। सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ट्रैक्स गायब हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रैकिंग बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है। फिर भी लीडर को यह सब अननेचुरल लगता है और वह अपनी टीम से उनकी राय पूछती है। परस्यूट स्क्वाड टीम 3 का आंड्रे मानता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है क्योंकि टारगेट सिर्फ नंबर 974 है। वहीं जायर को लगता है कि उनकी लीडर हर चीज पर जरूरत से ज्यादा डाउट करती है। वे क्लिफ से फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं और जायर को पूरा भरोसा होता है कि एस्केपीज बस जान बचाकर भाग रहे हैं। इसी बीच आंड्रे केली को टॉन्ट करता है और कहता है कि उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह हर बात पर शक करती रहती है। यह सुनकर केली सोचने लगती है कि क्या वह सच में ओवरथिंक कर रही है, लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं होती। इसलिए वह फैसला करती है कि फॉग बढ़ने से पहले ट्रेनी 974 को पकड़ना जरूरी है। आंड्रे कहता है कि यह तो आसान होगा क्योंकि वह सिर्फ नंबर 974 है, और वह नंबर 12 वाली टीम का जिक्र करता है जिसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वहीं जायर कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि नंबर 12 भी आखिर एक ट्रेनी सोल्जर ही है, इसलिए उसे पकड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी बातचीत के बीच आंड्रे को अचानक एक ट्री के अंदर खींच लिया जाता है और अब टीम में सिर्फ 2 लोग बचते हैं। जायर को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और वह मारा जाता है। परस्यूट स्क्वाड में अब सिर्फ एक मेंबर बचता है। केली को अब तक अपने टीम मेंबर्स के गायब होने का पता नहीं चलता। वह उन्हें नॉइजी होने के लिए डांटती है और कहती है कि उनकी तेज आवाजों की वजह से ट्रेनी भाग निकलेगा। वह पीछे मुड़ती है और वहां किसी को नहीं पाती। इतने कम टाइम में बिना आवाज के दोनों का गायब हो जाना उसे पूरी तरह चौंका देता है। यही वही फीलिंग थी जो उसे पहले से अनईजी कर रही थी, लेकिन वह चाहे जितना सोचे उसे यकीन नहीं होता कि यह 974 हो सकता है क्योंकि नंबर 12 भी 2 इंस्ट्रक्टर्स को अकेले नहीं गिरा सकता। तभी उस पर एक स्नीक अटैक होता है जिस पर वह तुरंत रिएक्ट करती है और स्पाइरल स्लैश यूज करती है जिससे ट्री कट जाता है। टीम लीडर हमारे लड़के का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में लगा था कि उसका अटैक तीसरी बार भी काम करेगा। तभी अचानक एक वायर उसे ऊपर खींच लेती है और उसकी गर्दन जकड़ लेती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसी पल उसे रियलाइजेशन होता है कि फुटप्रिंट्स और कपड़ों के टुकड़े ट्रैक्स नहीं थे बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए बिछाए गए बैट थे। केली को यकीन नहीं होता कि एक ट्रेनी ये सब कर सकता है और वह मानती है कि पूरी टीम का यूं खत्म हो जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन टीम 3 पूरी तरह एनहिलेट हो चुकी होती है। वहीं यन सोचता है कि उसका डैगर उतना खराब नहीं है जितना उसने सोचा था और वह इसे हिडन वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। उसे लगा था कि यह फाइट मुश्किल होगी, लेकिन बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स के साथ ये काफी डुएबल लगती है। यान को फॉग पूरे फॉरेस्ट को ढक लेने से पहले यहाँ से निकलना जरूरी होता है। उसने परस्यूट स्क्वाड का खून आसपास फैला दिया होता है जिससे हंटिंग हाउंड्स को सेंट मिल जाए और वे यहीं आ जाए। इस तरह जब वह अपनी सेंट छुपाएगा तो एस्केप आसान हो जाएगा। इसके लिए यन स्लाइम प्लांट्स खा लेता है। उसका फ्रूट पॉइजनस होता है और लीव्स से बहुत तेज बदबू आती है। वह लीव्स को कुचल कर अपने पूरे बॉडी पर लगा लेता है क्योंकि हाउंड्स को भी यह स्मेल पसंद नहीं होती। इससे उसकी सेंट इरेज हो जाती है और वे उसे ट्रैक नहीं कर पाते। यान जल्दी करता है क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा एस्केप उतना मुश्किल होगा। अगर उसे घेर लिया गया और इनएस्केपेबल ट्रैप बना दिया गया तो वह भी नहीं बच पाएगा। तभी उसे स्मोक दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि परस्यूट स्क्वाड ऐसा नहीं करेगी। उसे एहसास होता है कि जेक और टॉड शायद उसी डायरेक्शन में हैं। वह सोचता है कि क्या वे इसे कैंपिंग समझ रहे हैं और उसे यकीन होता है कि इस तरह वे पकड़े जाएंगे। फिर वह खुद को याद दिलाता है कि यह समय दूसरों की चिंता करने का नहीं है।
है। यान खुद को समझाने लगता है कि उसने उन्हें वैसे भी बेट की तरह यूज करने के लिए लाया था और उनका अटेंशन खींचना उसके लिए बेटर ही है। लेकिन तभी ह्यूमैनिटी जाग उठती है और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह खुद को कन्विंस करता है कि अभी उनके जिंदा रहने से उसे ही फायदा होगा। उसे बस परस्यूट स्क्वाड के आने से पहले ट्रैक्स मिटाने होंगे। अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और गर्दन के पीछे ठंडा सा झटका लगता है। वह उस नजर को फील करता है, मौत की नजर, जिसे वह कई बैटलफील्ड्स में महसूस कर चुका था। उसी पल यान को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वह चुपचाप ऑब्जर्व करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सांप धीरे धीरे उसे जकड़ रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी तितली के पंख फड़फड़ाने से भी बड़ा तूफान आ सकता है। यान समझ जाता है कि अब वह फंस चुका है, उसका कवर उड़ चुका है। कोई उसे पीछे से मर्डरस इंटेंट के साथ घेर लेता है, खुश होते हुए कि उसने पेट पकड़ लिया। वह कैमोफ्लाज्ड आदमी कहता है कि पहली मुलाकात में ही उसे पता चल गया था कि यान इंटरेस्टिंग है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कमांडर डेमियन होता है, जो हवा से प्रकट होने की तरह सामने आता है और उससे प्योर मैलिस निकल रही होती है। डेमियन मान लेता है कि उसका अंदाजा सही था और ट्रेनी सोल्जर नंबर 974 का स्वागत करता है। वहीं यान सोचने लगता है कि आखिर कमांडर को यहाँ क्या खींच लाया। अजीब तरह से आसमान में बिजली चमकने लगती है और डेमियन कहता है कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। कंफ्यूज्ड यान अब भी समझ नहीं पाता कि यह डैम इंस्ट्रक्टर कमांडर यहाँ आखिर कर क्या रहा है। यान बताता है कि रिग्रेशन से पहले कमांडर डेमियन तय स्केड्यूल से काफी देर बाद लौटा था। यहाँ तक कि रूमर्स थे कि पैलेस में हंगामा करने की वजह से उसे ऑलमोस्ट इम्प्रिजन कर दिया गया था। ये सब याद करके यान को हैरानी होती है कि जब उसे पैलेस में होना चाहिए था तब वह यहाँ एक लो रैंक ट्रेनी को पकड़ने क्यों आया है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है कि फ्यूचर बदल चुका है। यान के रिग्रेशन और उसके एक्शंस की वजह से टाइमलाइन बदल रही है। उसे याद नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया जिससे डेमियन पर असर पड़ा हो, लेकिन यह डाउट उसके दिमाग में घूमता रहता है। उसी पल उसे ख्याल आता है कि रिग्रेशन के बाद उसके छोटे छोटे एक्शन से जो टाइनी क्रैक्स बने थे उन्होंने शायद असली फ्यूचर को ही तोड़ दिया है। फिर भी डेमियन यह सोचते हुए मुस्कुराता है कि इस बार यान क्या फेंकने वाला है, शायद कोई मोल था या फिर लाइटनिंग रैट। यह समझते ही यान के अंदर फ्रस्ट्रेशन की एक तेज लहर उठती है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि कमांडर ने उसकी सारी ट्रिक्स देख ली थी। इंस्ट्रक्टर कमांडर खुद बता देता है कि उसने यह बात तभी नोटिस कर ली थी जब पहले यान ने मोल क्रिस्टल से रोमन को बचाया था। तब डैमियन हैरानी जताता है कि हमारा लड़का इतने छोटे से इंस्टेंट में मोल को फेंक पाया। हालांकि उस वक्त उसकी क्विक थिंकिंग ने उसे जेन्युइनली खुश भी किया था। डेमियन समझाता है कि शुरुआत में वह कंफ्यूज्ड हो गया था, लेकिन फिर उसे सब साफ दिखने लगा। इसी वजह से उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस जगह पर वर्मिन भरे होने के बावजूद कहीं न कहीं कोई इंटरेस्टिंग इंसान छुपा हुआ है। यह सुनते ही यॉन को उसी पल पछतावा होता है, क्योंकि एम्पैथी में आकर उसने तब इंटरफियर कर दिया था। फिर भी यान को यह अंदाजा नहीं होता कि फ्यूचर कितना बदल चुका है, लेकिन उसके लिए यह वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो होती है। इसके बावजूद वह खुद को संभालता है, क्योंकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं होता। वैसे डेमियन फ्यूचर में 3 कॉन्टिनेंटल सोर्ड्समैन में से एक माना जाएगा, लेकिन वह तो बात की बात है। इस वक्त कमांडर को मारना पॉसिबल है। अचानक यान से उठती मर्डरस इंटेंट को महसूस करके डेमियन जोर से हंस पड़ता है और मान लेता है कि बहुत समय बाद किसी ने सच में उसे मारने के बारे में सोचा है। वह यान को बेस्ट कहता है और उससे पूछता है कि वह असल में करना क्या चाहता है। नॉर्मली लोग भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन डेमियन को यान का मर्डर प्लान देखकर बोलती बंद हो जाती है। मजाक से हटकर डेमियन की रेकलेसनेस यान को एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे देती है। कमांडर ठंडी आवाज में यान से कहता है कि वह उसे मारने की कोशिश करे, और बात को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेमियन यह भी कह देता है कि अगर वह उसे मारने में कामयाब हो गया तो वह उसे वही फ्रीडम देगा जिसकी उसे चाह है। यह सुनते ही यान की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि यही तो वह चाहता है, फ्रीडम। वहीं दूसरी तरफ कमांडर इस सबको लो की एंड एंजॉय कर रहा होता है। यान में उसकी इंटरेस्ट और बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रीडम का जिक्र होते ही यान का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है और उसने इससे पहले कभी किसी को ऐसा नहीं देखा होता। डेमियन खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाता। एक लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर जिसने एक पीस को मार दिया, इतना ही नहीं उसने अपने पीछे पड़ी परस्यूट स्क्वाड को भी अनाइलेट कर दिया। डेमियन यान की डिसीजन मेकिंग, बोल्डनेस, स्टैमिना, टेक्निक्स और डिटेल्स पर नजर को देखकर डीपली प्रभावित हो जाता है। ये सारी चीजें कॉमन ट्रैश से बिल्कुल अलग लेवल की होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यान को खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए ही पैदा किया गया हो। डेमियन सोचने लगता है कि अगर यह लड़का इसी स्पीड से
ग्रो करता रहा तो आखिर में कैसा मॉन्स्टर बनेगा। साफ दिखता है कि कमांडर हमारे लड़के की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ से पूरी तरह ग्रास्प हो चुका है। वह इम्पेशंस में यान से अपनी स्किल्स दिखाने को कहता है, किलर मूव्स देखने के लिए ईगर रहता है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब यान अचानक घुटनों पर गिरकर मर्सी की भीख मांगने लगता है और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमांडर की आत्मा रियल टाइम में बफर हो रही हो। यान डंबाज बनने की एक्टिंग करता है और रोते हुए पूछता है कि क्या वह सच में इंस्ट्रक्टर कमांडर है। अपनी कमजोर आईसाइट की कंप्लेंट करते हुए वह जस्टिफाई करता है कि उसका एस्केप करने का कोई इंटेंशन नहीं था। यान एक कहानी बना देता है और कहता है कि उसे जबरदस्ती उनके साथ घसीटा गया था क्योंकि मना करने पर वे उसे मारने वाले थे, लेकिन वे लोग उसे अकेला छोड़कर खुद ही भाग गए। और तभी यान को कमांडर डेमियन मिल गया। यान कोशिश करता है कि कमांडर उसकी डम स्टोरी मान ले और बताता है कि ट्रेनी सोल्जर नंबर 12 ने यह सब प्लान किया था, मतलब रोमन ने। वह कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और कह देता है कि नंबर 12 हर मौके पर डेमियन को गालियां देता था, उसे बाई तिलकित कहकर बुलाता था। यह सब सुनकर भी डेमियन यान की लेम एक्सक्यूजेस में नहीं आता, जबकि यान ड्रामे को और बढ़ाते हुए पूरी तरह सिसकने लगता है। इससे कमांडर को शक होता है और वह सोचने लगता है कि ट्रेनी यन असल में चाहता क्या है। तभी साफ हो जाता है कि यह सारी ट्रैश टॉक बस डिस्ट्रैक्शन थी, क्योंकि अगले ही पल डेमियन एक फेंका गया वेपन पकड़ लेता है। उसे हैरानी नहीं होती कि ट्रेनी 974 ने हिडन वेपन यूज किया। उसे गार्ड डाउन करवाने के बाद मामला तब और शॉकिंग हो जाता है जब एक एजी नाइफ डेमियन की आंख के बेहद करीब से निकल जाती है, लेकिन कमांडर उसे डॉच कर लेता है और पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। डेमियन समझ जाता है कि दूसरा प्रोजेक्टाइल भी उसी एंगल से फेंका गया था और वह पहले वाले प्रोजेक्टाइल की आड़ में छुपा हुआ था। अब उसे एहसास होता है कि यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक था, इस उम्मीद के साथ कि वह पहला अटैक डोट्स करेगा। उसी वक्त डैमियन देखता है कि यन जमीन से गायब हो चुका है और उसे लगता है कि यही उसका मकसद था, लेकिन वह गलत साबित होता है जब यान डार्क शैडो 15th फॉर्म शैडो इरेज का इस्तेमाल करते हुए उसे एम्बुश करता है। डेमियन समय रहते पीछे मुड़ता है और चौंक जाता है कि यान कब उसके पीछे आ चुका था। यान कमांडर पर अटैक करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है और उल्टा उसका हाथ घायल हो जाता है। यान नोटिस करता है कि डेमियन के चारों तरफ एक ब्लैक फॉग फैलने लगती है और फिर वही फॉग स्टॉर्म की तरफ हट पड़ती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेती है। यान उस डेडली फॉग से बचता हुआ पीछे हटता है, लेकिन उसे फील हो जाता है कि इस तरह वह ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। ऐसे में यान और ज्यादा फोर्स के साथ वापस आता है और डार्क शैडो सीक्रेट आर्ट स्वॉलो ड्रॉप एक्टिवेट करता है, लेकिन इसकी टेरिफाइंग पावर की वजह से उसका डैगर टूट जाता है। फॉग से घिरा डेमियन अपने पहले वाले वर्ड्स वापस ले लेता है और कहता है कि वह यन को जाने नहीं देगा क्योंकि वह इतना उड़ ही नहीं सकता। कमांडर स्टॉर्म के बीच से बाहर आता है और मान लेता है कि ट्रेनी 974 वाकई बेस्ट है। वह ऐसा इंसान है जिसके साथ वह हमेशा खेल सकता है बिना बोर्ड हुए। लेकिन यान खुश नहीं होता क्योंकि अब उसके पीछे एक पागल कुत्ता पड़ चुका है। डेमियन के कपड़े थोड़े फट जाते हैं और उसकी गर्दन दिखने लगती है जहां एक टैटू नजर आता है। जैसे ही यन की नजर उस टैटू पर पड़ती है, उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं क्योंकि वह उस पैटर्न को पहचान लेता है। सीन फिर हमें एस्केप से 22 घंटे पहले ले जाता है। लो रैंक ट्रेनी सोल्जर्स के अकोमोडेशन कैबिन में लाइट्स बंद हो जाती हैं। वह जगह किसी हॉन्टेड जूवी जैसी लगती है। सेल के अंदर यन अपने सारे एस्केप प्रिपरेशंस खत्म कर चुका होता है और सोचता है कि वह जल्द ही इस जगह से निकल जाएगा। वह चाहता है कि जल्दी से इस हेल होल से बाहर निकले और अपने फैमिली के पास वापस जाए। प्रॉब्लम यह होती है कि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके पास सिर्फ एक पेंडेंट होता है। उसे एक तस्वीर के सहारे भी यान उन्हें ढूंढने और उनके साथ पीसफुल लाइफ जीने का फैसला कर चुका होता है। तभी अचानक पेंडेंट टूट जाता है और उसके नीचे कुछ नजर आता है। वह एक पैटर्न होता है। यान उदास आंखों से पेंडेंट को देखता है, डीप सॉरो फील करते हुए, और सोचता है कि क्या यही उसकी फैमिली इंसिग्निया है। यह पैटर्न पेंडेंट के लिड में ग्लास के पीछे छुपा हुआ कार्व्ड होता है। यह देखकर यान गहराई से सोचता है कि जरूर कोई रीजन होगा इसे छुपाने का। इससे उसे अंदाजा होता है कि अगर उसकी फैमिली का इंसिग्निया है तो इसका मतलब यह है कि वह न स्लेव है न कॉमनर। मुस्कुराते हुए यन सोचता है कि यह अच्छा है क्योंकि अब उसके पास एक और क्लू आ चुका है। प्रेजेंट में लौटते ही यान इस जॉ ड्रॉपिंग प्लॉट ट्विस्ट से हिल जाता है। उसने सोचा था कि जिस दिन उसे कोई ऐसा मिलेगा जो इस इंसिग्निया को जानता हो, वह अपनी फैमिली तक पहुंच जाएगा। लेकिन सारी दुनिया में वही पैटर्न डेमियन के बॉडी पर होता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उसका
यान की फैमिली से कोई कनेक्शन है। कमांडर अपनी शर्ट उतार देता है जिससे पैटर्न और साफ दिखने लगता है। वह यान से पूछता है कि वह अचानक रुक क्यों गया जब चीजें अभी इंटरेस्टिंग हो रही थी। वहीं यान का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसे यह पैटर्न एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिल जाता है। यान मजबूर होकर मान लेता है कि डेमियन शायद उसकी फैमिली से जुड़ा हो सकता है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा पागल बास्टर्ड उसका फैमिली नहीं हो सकता। इसी सोच में डूबा हुआ यान रहता है और तभी कमांडर आगे बढ़ता है और फैसला करता है कि यान को मारना ही पड़ेगा क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं बचा होता। हमारा ट्रेनी सोल्जर होश में आता है और एक पावरफुल ब्लो मारता है, यह सोचते हुए कि क्या यह सही से लगा है, लेकिन डेमियन बिल्कुल भी अनस्केथ्ड रहता है। रेड हेड कमांडर यह सोचकर क्यूरियस हो जाता है कि यान ने ऐसी चीजें आखिर कहां से सीखी हैं। अब क्योंकि कमांडर की बारी होती है, वह दिखाने का फैसला करता है कि वह क्या कर सकता है और डार्क शैडो सोर्ड ब्लेड सप्रेशन स्किल एक्टिवेट करता है। ब्लेड्स यान की तरफ उड़ते हैं और वह स्मूथली हर एक को डॉज करता है, लेकिन फिर भी उन ब्लेड्स से उसे चोट लग जाती है। यान अस्यूम करता है कि इस वक्त डेमियन लड़ाई को खिलौने की तरह ले रहा है, वरना उन ब्लेड से जो किलिंग इंटेंट उसने फील किया था वो इतना फेंट नहीं होता। यान को लगता है कि शायद वह तब भाग सकता है जब कमांडर गार्ड डाउन करे, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि अगर वह भाग गया तो उस इंसिग्निया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। वह डेमियन और उसकी फैमिली के बारे में सच्चाई जानने के लिए अड़ड़ा रहता है और अगर कमांडर उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है तो यान डिक्लेयर करता है कि नियर फ्यूचर में पूरे कॉन्टिनेंट में एक ह्यूज रिबेलियन होने वाली है। यह रिवील होता है कि यह रिबेलियन, जिसे रिवोल्ट ऑफ आर्मीनिया कहा जाता है, 10 किंगडम्स को गिरा देती है और इसमें काउंटलेस नोबल्स मारे जाते हैं। इस रिबेलियन का असर इतना मैसिव होता है कि यह इंपीरियल फैमिली के एग्जिस्टेंस तक को थ्रेटन कर देता है। फिर भी इतनी बड़ी रिबेलियन एम्परर की सोर्ड के सामने दबा दी जाती है। एम्परर रिबेलियन भड़काने वालों और उनकी फैमिलीज को एक्सिक्यूट कर देता है और उन्हें जला दिया जाता है। कहा जाता है कि आग 20 दिन तक चलती रही, इसलिए इस घटना को 20 डेज ऑफ ट्विलाइट कहा गया। असल बात यह होती है कि इस रिबेलियन के पीछे मेन कल्प्रिट प्रीवियस एम्परर का बास्टर्ड चाइल्ड था। इसके पीछे कई रूमर्स थे, लेकिन ट्रूथ कभी सामने नहीं आया क्योंकि इस इंसिडेंट से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दिए गए थे। एम्परर के उस बच्चे को जानने वाले लोग उसे कॉन्टिनेंटल सोर्ड्समैन कहते थे और वह कोई और नहीं बल्कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर इंस्ट्रक्टर डेमियन ही था। एस्केपिंग ग्राउंड पर डेमियन यान को सोच में डूबा हुआ महसूस करता है और देखता है कि वह किसी और ही ख्याल में उलझा हुआ है। यान रिग्रेशन के बाद यह पॉसिबिलिटी सोचता है कि अगर उसकी फैमिली का डायरेक्ट कनेक्शन डेमियन और रिवोल्ट ऑफ आर्मीनिया से है तो रिबेलियन में इन्वॉल्व होने की वजह से उसकी फैमिली पूरी तरह खत्म हो सकती है। यह सोचकर यान स्टबर्नली डिसाइड करता है कि वह किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देगा, वरना वह कभी अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए यान लोकी फैसला करता है कि वह एस्केप का प्लान छोड़ देगा और स्पेशल फोर्सेस में ही रहेगा ताकि डेमियन का ट्रस्ट जीत सके। यान खुद से कहता है कि उसे इंस्ट्रक्टर कमांडर के लिए इंडिस्पेंसेबल बनना होगा और इसके लिए उसे ऐसा बेट चाहिए जो डेमियन को फंसा सके। इसके बाद यान स्मूथ टॉक शुरू करता है और कमांडर की स्किल्स की तारीफ करता है। वह कहता है कि उसे ऑनरेबल लगता है कि कमांडर खुद उसे ट्रैक करने आया। यान यह भी कहता है कि स्पेशल फोर्सेस कैप्टन डेमियन को इतना मेहनत करता देख खुश होगा और उसकी जमकर तारीफ करेगा। उसी पल कमांडर गुस्से में यान का चेहरा पकड़ता है और उसे ट्री पर दे मारता है क्योंकि उसने ऐसा मजाक किया था। डेमियन दोबारा सोचता है कि यान के साथ थोड़ा अच्छा बने, लेकिन उसकी एरोगेंट माउथ उसे ऐसा करने से रोक देती है। कमांडर ट्रेनी 974 से पूछता है कि क्या वो अपनी लाइफ की कदर नहीं करता, जिस पर यान जवाब देता है कि कभी कभी एरोगेंट माउथ से भी कुछ यूजफुल निकल आता है। तभी यान पलटवार करता है और स्पेशल फोर्सेस कैप्टन की वीकनेस एक्सपोज कर देता है, जिसे यूज करके उसे हटाया जा सकता है। यान बताता है कि साइमंस काउंटी यूनिट नंबर 52 को ढूंढना होगा क्योंकि वहीं स्पेशल फोर्सेस कैप्टन की वीकनेस मिल सकती है। यह सुनकर डेमियन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और ऐसा लगता है जैसे यान ने बिल्कुल सही टाइम पर स्ट्रिंग्स खींच दी हों। सीन कुछ घंटे बाद स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में जाता है जहां डेमियन अपनी ट्रेजर्ड सूट को खराब करने का अफसोस करता है और नई सूट पहन रहा होता है। एक अंडरलिंग उससे पूछता है कि पहले जिन 3 लोगों का जिक्र हुआ था उनका क्या किया जाए। डेमियन उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि उन्हें वापस केवर में फेंक दिया जाए। डेमियन साफ कर देता है कि वह उन इंसेक्ट्स के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं चाहता। तभी कोई उसे इंटरप्ट करता है। सामने स्पेशल फोर्सेस कैप्टन खड़ा होता है जो डेमियन का इंतजार कर रहा होता है और उसे दिन भर बिजी दिखने के लिए मॉक करता है, जबकि असल में उसके पास काफी टाइम होता है। अपनी रियल इमोशंस छुपाते हुए डेमियन रिस्पेक्टफुल बनता है और स्पेशल फोर्सेस कैप्टन
रॉड्रिगो मायर से पूछता है कि वह बिना नोटिस यहाँ क्यों आया है। रैंक नंबर 1 रॉड्रिगो मायर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पूछता है। डेमियन जवाब देता है कि सब कुछ हमेशा की तरह परफेक्टली चल रहा है, लेकिन मायर कहता है कि उसने कुछ और सुना है। दोनों के बीच टेंशन हवा में भारी हो जाती है। डेमियन डिक्लेयर करता है कि ट्रेनी सोल्जर्स का स्टैंडर्ड एक्चुअल स्क्वाड मेंबर्स से भी बेहतर है। यह नॉनसेंस पहली बार सुनकर रॉड्रिगो मायर डेमियन पर तंज कसता है और कहता है कि वह इसलिए आया था क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर से आने वाले स्क्वाड मेंबर्स की क्वालिटी बहुत खराब थी। लेकिन डेमियन पलटकर आर्ग्यू करता है और मायर से पूछता है कि स्क्वाड मेंबर्स की गलती कैसे हो सकती है जब उन्हें हैंडल करने वाला इंचार्ज ही नाकाम है। जगह कांपने लगती है और एटमॉस्फेयर सस्पेंस से भर जाता है। मायर एडवाइस के लिए डेमियन को थैंक्स कहता है। वहीं अंडरलिंग सोल्जर दोनों कमांडर्स के बीच क्विवरिंग माना फील करता है, इतना इंटेंस कि वीक लोग वहीं फेंट हो जाएं। इसके बाद कैप्टन रॉड्रिगो क्यूरियोसिटी जताता है क्योंकि डेमियन इंपीरियल फैमिली की मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आया था। डेमियन ब्लंटली जवाब देता है कि उसके पास बेकार फॉर्मेलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। यह सुनकर मायर इसे आयरॉनिक मानता है और कहता है कि क्या एम्पायर का सिटीजन एम्परर को रिस्पेक्ट दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रख सकता है। ओल्ड मैन डेमियन की एटीट्यूड का रीजन समझता है और बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देता है कि यह इसलिए है क्योंकि वही ब्लड उसकी वेन्स में बहता है, एम्परर का ब्लड लाइन। डेमियन मुश्किल से खुद को संभालता है और अपना गुस्सा निगल जाता है। कैप्टन मायर साफ कह देता है कि डेमियन मीटिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि सोल्जर्स एस्केप कर गए थे। स्पेशल फोर्सेस कैप्टन फैसला करता है कि वह खुद इस मैटर को हैंडल करेगा, लेकिन डेमियन कहता है कि ओल्ड मैन गलत है और साफ करता है कि कोई एस्केप्ड सोल्जर है ही नहीं। कैप्टन डिसबिलीफ में रह जाता है जबकि डेमियन उसे मॉक करता है और कहता है कि शायद उसकी सुनने की ताकत कमजोर हो गई है। डेमियन एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनी सोल्जर्स इंस्ट्रक्टर्स के साथ टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बाहर गए हैं। वह यह भी कहता है कि उसने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे हैं और मायर से पूछता है कि क्या उसने भी देखे। डेमियन कोल्डली कहता है कि वह ट्रेनिंग सेंटर में दिखने वाले हर इंसेक्ट सोल्जर को कुचलता रहता है जब तक वे मर न जाएं, लेकिन उनकी संख्या एंडलेस है, इसलिए ये ट्रबल मेकर हो रहा है। फिर भी डेमियन कहता है कि उसे इंसेक्ट डेन मिल गया है और वह सबको एक्सटर्मिनेट कर देगा। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस कैप्टन वहां से चला जाता है। डेमियन एडमिट करता है कि कैप्टन को पीछे हटते देखकर उसका सारा इंडिजेशन खत्म हो गया है। डेमियन मजाक में कहता है कि ओल्ड मैन को अपने कॉफिन के लिए लकड़ी चुनने का काम अपनी टीम से ही करवा लेना चाहिए। अजीब तरह से डेमियन अपने एसोसिएट से पूछता है कि क्या जो उसने बताया था वह सच है। वह आदमी मास्क उतारता है और डेमियन को अश्योर करता है कि जब वह खुद देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि सारी इंफॉर्मेशन सही है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रेनी सोल्जर 974 यानी होता है। सीन फिर साइमंस काउंटी स्ट्रीट 52 पर जाता है जो एक नेग्लेक्टेड स्ट्रीट होती है। यान बताता है कि वह पहले इस स्ट्रीट पर रह चुका है और यहाँ शायद ही कोई नजर आता है। सच कहें तो यह बच्चों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। ये एक अजीब एनॉमली थी जहाँ लोग क्यूट दिखने वाले ह्यूज रैट्स पकड़ने की बातें करते थे, लेकिन इसी जगह स्पेशल फोर्सेस कैप्टन रॉड्रिगो मेयर की बेटी रहती थी।